हेलो और नमस्ते। इस क्विक अपडेट वीडियो में मैं येस बैंक ने जो रिसेंटली उनके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्या वो रिजल्ट्स अच्छे थे या बुरे थे, मेरे ओपिनियंस में शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इन रिजल्ट्स को देखने के बाद जो मैंने आगे के एस्टिमेशंस बनाए हैं, तो उसके बेसिस पे एक साल का फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस क्या होता है येस बैंक का शेयर के लिए, तो वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बार जब मैंने नंबर्स देखे यस बैंक के फोर्थ क्वार्टर के, तो काफ़ी शॉकिंग थे सबके लिए होंगे। और उसका रिएक्शन भी शेयर प्राइस पे हमने देखा था। सडनली वो एक 5 to 10% ड्रॉप देखा था उसके शेयर प्राइस में। तो रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनका टोटल इनकम ड्रॉप हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड था। साथ ही साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर जाना कोई बुरी बात नहीं है। उनका डिपॉजिट बेस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो होना ही था। लेकिन नेट लॉस का जो फिगर था वो कुछ 3700 करोड़ के ऊपर था। और उसका मेन रीज़न उसका बड़ा प्रोविजनिंग फिगर, तो ये भी काफ़ी शॉकिंग था। तो इन सारे बेसिस पे जो भी रिपोर्ट्स इमीडिएटली आए थे येस बैंक के ऊपर, तो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स बन रहे थे उनके बैड लोन्स के फिगर के ऊपर, प्रोविजनिंग के प्रॉब्लम के ऊपर वगैरह। तो ये सब देखने के बाद बहुत लोगों ने उसके ऊपर सडनली एक नेगेटिव राय बना ली थी येस बैंक के बारे में। लेकिन क्या वो सच में इतना खराब है? तो मेरे हिसाब से येस बैंक के जो बिजनेस परफॉर्मेंस के जो नंबर्स उन्होंने उनके प्रेजेंटेशन में शेयर किए थे, तो उसके बेसिस पे ऐसे लग रहा है कि येस बैंक का बिजनेस इनफैक्ट रिवाइवल के पाथ पे है, यानी कि रिवाइवल और ग्रोथ दोनों पाथ चल रहा है उनका। उनके फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स खराब होने के पीछे काफ़ी सारे वन टाइम एलिमेंट्स है जो रिपीट शायद नहीं होने वाले। उन एलिमेंट्स को अगर हम ठीक से समझ ले तो हमें पता चलता है कि फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स उतने खराब नहीं है जितने हमें सडनली पहली बार देखने के बाद लगे थे। ओके, ये सारे पॉइंट्स मैं अभी आपके सामने थोड़े डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखने वाला हूँ। तो सबसे देखते हैं कि येस बैंक का जो मेन बिजनेस है, तो उसमें तीन पार्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस हम करेंगे। तो ये किसी भी बैंक के लिए एक्चुअली होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ें। अभी एसेट्स में क्या क्या आता है, तो एसेट्स में बेसिकली उनका लोन बुक आता है, जो सारे उन्होंने लोन्स दिए, और साथ ही साथ उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी आता है। ओके, ये जो एसेट्स है इसके ऊपर उनको इनकम मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम हो या ट्रेडिंग इनकम हो, ये एसेट्स के ऊपर मिलता है। और साथ ही साथ लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज यहाँ पे उनको किसी और का पैसा देना है, बाकी है। उसमें बेसिकली डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। जैसे सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, तो वो डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। और साथ ही साथ ये बैंक्स दूसरे बैंक से या इवन आरबीआई से बोरो करते रहते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे, जैसे उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर। ओके, डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स, इसके ऊपर येस बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऑन द अदर एंड एसेट्स में जो भी आता है, लोन बुक और इन्वेस्टमेंट बुक, इसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट कमाते हैं। ओके, ये दोनों का डिफरेंस जो है वही बेसिकली उनका इनकम, नेट इनकम रहता है। ओके, प्रॉफिट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब येस बैंक के केस में जो तीसरा पार्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है उसका स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक। तो हम जानते हैं कि पिछले साल जब येस बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हुआ था, तो काफ़ी सारा उनका जो लोन बुक का पोर्शन था वो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि बैड लोन्स में वो काउंट हो रहा था। तो अराउंड 40-45,000 करोड़ तो हमने पिछले साल ही देखा था कि वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गया था, उनको बाजू में रखना पड़ा था। तो अब येस बैंक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसमें से वो कितना रिकवर कर सकते हैं। ओके, वो जो स्ट्रेस्ड एसेट बुक है उसमें से वो कितना रिकवर कर सकते हैं, या कुछ लोन्स हो सकता है थोड़ी सी मदद से अपग्रेड भी, यानी कि स्टैंडर्ड एसेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है येस बैंक के लिए। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये एसेट्स और लायबिलिटीज का देख लेते। तो मैंने मेरे पिछले किसी वीडियो में येस बैंक पे जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जब तक उनका डिपॉजिट्स का जो फिगर है वो बढ़ता नहीं है, तब तक वो लोग नया लोन्स बहुत एग्रेसिवली नहीं दे सकते। ओके, तो हम देख सकते कि पिछले 4 या 5 क्वार्टर्स में कैसे उनका प्रोग्रेस हुआ है।
तो आप देख सकते हैं एडवांसेस का फिगर, यहाँ पे ब्लू कॉलम देखिए, तो एडवांसेस का फिगर पिछले साल के मार्च में 1.71 लाख करोड़ था, जो काफी स्टेबल रहा है, कुछ ज्यादा मूवमेंट हमने देखा नहीं है पूरे एक साल में। तो अराउंड 1.7 लाख करोड़ के थोड़ा सा अंदर ही वो फिगर रहा है। तो अगर आप डिपॉजिट्स पे देखें, ध्यान डालें, तो डिपॉजिट्स का फिगर देखिए पिछले साल के मार्च में, जब वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान उसका एग्जीक्यूट हुआ मार्च के महीने में, तो तब उनका डिपॉजिट बेस सिर्फ 1,05,000 करोड़ पे ड्रॉप हो गया था। वहां से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और फिर अभी रिसेंटली थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा है, और अब वो ऑलरेडी एक साल में 1,05,000 से 1,63,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। सो ये काफी हेल्दी ग्रोथ रही है उसके डिपॉजिट्स में, और ये काफी एक एनकरेजिंग साइन भी है। तो अब आप देखेंगे तो डिपॉजिट्स का जो फिगर है वो ऑलमोस्ट उनके लोन बुक के नजदीक आ गया है। 1.63 लाख करोड़ का डिपॉजिट फिगर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1.67 लाख करोड़ का एडवांसेस यानी कि लोन बुक का फिगर है। तो ये दोनों फिगर्स अभी काफी नजदीक आ गए। तो यहाँ से आगे जैसे जैसे डिपॉजिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वो लोग लोन बुक भी एक्सपांड करना शुरू करेंगे। सो यहाँ से आगे हम देखेंगे कि येस बैंक का जो लोन्स डिसबर्सल्स का जो स्पीड है वो थोड़ा सा पिकअप कर लेगा, क्योंकि अभी उनका डिपॉजिट्स का सिचुएशन जो है वो काफी कंफर्टेबल है। ओके, सो ये टोटल फिगर आप देखेंगे डिपॉजिट्स में और बोरोइंग्स का मिला के जो फिगर है वो उनके एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स के फिगर से थोड़ा सा अभी ज्यादा हो चुका है। सो ये अभी कंफर्टेबल सिचुएशन पे आ चुका है। यहाँ से आगे मेरे हिसाब से अभी पिछले एक क्वार्टर में उन्होंने कुछ 17,000 करोड़ के डिपॉजिट्स अट्रैक्ट किए। ओके, 17,000 करोड़ के जब डिपॉजिट्स आए तो वैसा ही अगर ग्रोथ वो आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर अचीव करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ फिगर अभी वो लोन बुक में भी एक्सपांड करना शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ से आगे उनका लोन बुक भी डेफिनेटली एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा और इसका असर उनके इनकम पे होगा। ओके, लोन बुक एक्सपांड जब तक नहीं हो रहा था तब तक उनका इंटरेस्ट इनकम जो कंपोनेंट है वो बढ़ नहीं रहा था। सो पिछले 4 क्वार्टर्स में हमने देखा था कि काफी स्टेबल फिगर था। अभी अगले स्लाइड में आप वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट इनकम का फिगर पिछले मार्च क्वार्टर में 5,200 करोड़ का था, वो काफी स्टेबल रहा। पिछले 3-4 क्वार्टर्स में वो 5,200-300 करोड़ के आसपास ही था। अभी फोर्थ क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में वो सडनली 4,000 करोड़ के अंदर ड्रॉप हो गया है। उसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि उनको कुछ एडिशनल लोन्स जो थे, जो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। तो उसका जो इंटरेस्ट वो लोग उनके इनकम में इंक्लूड कर रहे थे पिछले 3 क्वार्टर से, यानी कि जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में वो उनके इनकम में इंक्लूड कर रहे थे। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी उनका रिलैक्स हो चुका है। तो उन्होंने कुछ 7,000 करोड़ के आसपास का जो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गया है पिछले एक साल में, तो वो अभी सडनली एनपीएस में डाल दिया है, और उसका जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट वो पहले के क्वार्टर्स में रिकॉग्नाइज कर चुके थे वो उन्होंने रिवर्स कर दिया है। तो उस वजह से, और एक एडिशनल पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी उनको रिवर्स करना था। ओके, जो मोरेटोरियम का पीरियड था, जब सारे लोन्स जो आउटस्टैंडिंग लोन्स पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मत चार्ज कीजिए ऐसे कहा गया था उनको, तो वो भी उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो ये दोनों रिवर्सल्स की वजह से कुछ 900 ऑड करोड़ का इम्पैक्ट आया है। तो ये वन टाइम इम्पैक्ट है, ये दोबारा नहीं आने की उम्मीद नहीं है। ओके, सो अगर वो 900 करोड़ हम लोग एडजस्ट करते तो येस बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऑलमोस्ट 4,900 करोड़ या 5,000 करोड़ के नजदीक आता था। ओके, सो ये उनका नॉर्मल फिगर होना चाहिए था यहाँ पे। अभी हमें अनफॉर्चुनेटली वो नीचे 4,000 करोड़ के भी नीचे दिख रहा है, लेकिन वो वन टाइम इम्पैक्ट की वजह से है, उनका एक्चुअल कैश लॉस नहीं है। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है क्योंकि उनका डिपॉजिट बेस बढ़ गया है। ओके, सो जैसे जैसे डिपॉजिट बेस बढ़ेगा वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी यहाँ से आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि जैसे जैसे डिपॉजिट बेस बढ़ेगा वैसे वैसे वो लोन बुक भी एक्सपांड करेंगे और इंटरेस्ट इनकम भी उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से आगे।
ओके, सो यहाँ तक मेरे हिसाब से सिचुएशन अभी काफी कंफर्टेबल है। फिगर्स भले ही फोर्थ क्वार्टर के बहुत खराब दिख रहे थे, उतने खराब एक्चुअल में नहीं है। ओके, और बिजनेस फ्रंट पे लोन बुक्स एक्सपांशन और डिपॉजिट बेस्ड एक्सपांशन में काफी हेल्दी प्रोग्रेस दिख रहा है। अब एक बात करते हैं कि डिपॉजिट्स के मामले में जो तीन टाइप के डिपॉजिट्स बेसिकली किसी भी बैंक को मिलते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट और तीसरा होता है टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके, सो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा रहता है बैंक के लिए? तो मेरे हिसाब से करंट अकाउंट सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि करंट अकाउंट के ऊपर, करंट अकाउंट्स में जो भी बैलेंस रहता है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना होता है। ओके, वो 0% इंटरेस्ट पे रहते हैं। बिजनेस वाले लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उनका कैश आना जाना चालू रहता है। सो उस अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट रहता है। सो करंट अकाउंट बैलेंस अगर अच्छा हेल्दी रहेगा किसी भी बैंक के पास, तो वो उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स को नीचे लाने में मदद करता है। ओके, 0% इंटरेस्ट वाले बैलेंस जो भी अमाउंट रहेगा उनके पास, वो अमाउंट अगर वो यूज करेंगे लोन देने के लिए, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। सो करंट अकाउंट बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहता है बैंक के लिए। और हमने देखा है पिछले साल के रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान येस बैंक का जो करंट अकाउंट्स का जो टोटल बैलेंस था, वो बहुत ही ड्रॉप होकर सिर्फ 9,000 करोड़ पे रह गया था। लेकिन वहां से अभी धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो रहा है। अभी अब ये ब्लू वाला पोर्शन देखेंगे तो वहां से 9,000 करोड़ से भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 19,000 करोड़ पे आ गया है। फिलहाल भी ये नंबर कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ग्रोथ दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से अगले एक साल में ये 19,000 करोड़ से हो सकता है ऑलमोस्ट डबल 35,000 या 40,000 करोड़ के रेंज में चला जाएगा। तो येस बैंक और भी ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंचेगा। करंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो फेवरेट रहता है वो होता है उनका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस। ओके, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 3-3.5% मेजॉरिटी बैंक्स देते हैं। येस बैंक थोड़ा सा ज्यादा भी ऑफर करता है, तो 3 to 5% के रेंज में उनको इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है। तो ये बैलेंस भी अगर उनके पास ज्यादा इंप्रूव होगा तो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन बूस्ट करने में मदद करता है। तीसरा जो पार्ट है वो है टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो इस पे जनरली इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से 5.5 to 6.5% के रेंज में मेजॉरिटी बैंक्स ऑफर करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे। और सीनियर सिटीजन्स वगैरह या कुछ स्पेशल स्कीम्स में कुछ 7-7.5% तक के भी कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स चल रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट्स का जो पैसा है वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रहता है उनके पास। ओके, उसको इमीडिएटली विड्रॉल पे नहीं आने वाले। तो ऐसा पैसा जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन लोन्स देने में मदद काम आता है। और लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली सबसे कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, सो ये तीन टाइप के जो डिपॉजिट्स है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स का जो फिगर है येस बैंक का, वो काफी हेल्दी स्पीड से बढ़ गया है। पिछले साल 77,000 करोड़ था और वो अब 1,20,000 करोड़ पे पहुंच गया है। ऑन द अदर हैंड सेविंग्स बैंक का 19,000 करोड़ से सिर्फ 24,000 करोड़, यानी कि बहुत ही सिर्फ 5,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। ऑन द करंट अकाउंट में डिसेंट ग्रोथ हुआ है। 9,000 करोड़ पे था पिछले साल के मार्च में, वो अब 19,000 करोड़ पे पहुंच गया है। तो यहाँ से आगे उनका ज्यादा फोकस रहेगा कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस ज्यादा से ज्यादा वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। फिक्स डिपॉजिट तो मेरे हिसाब से वो अपने स्पीड से ग्रो होते ही रहेगा, क्योंकि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो येस बैंक ऑफर कर रहा है वो बाकी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा ज्यादा है। ओके, सो वो ग्रो होते ही रहेगा। उनका जो रिसेंटली उन्होंने नए सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह ओपन किए, तो उसकी भी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। उनके प्रेजेंटेशन में उन्होंने वो भी दिखाया था। और उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा ज़्यादा फास्टर स्पीड से। अब तीसरे जो पार्ट है स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक, उसकी बात करते हैं। तो येस बैंक के पास ऑलमोस्ट 59 या 60,000 करोड़ के स्ट्रेस्ड एसेट्स का बुक है टोटल। तो जिसको उन्होंने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, और उसमें से अभी रिकवरी करने के लिए उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड टीम बनाई है। ओके, वो टीम केस टू केस बेसिस पे स्टडी कर रही है कि कौन से केस कितना
कौन से लोन के मामले में कितना रिकवरी हो सकता है, या किसी केस में अगर थोड़ी सी मदद करके उस लोन को स्टैंडर्ड लोन में कन्वर्ट किया जा सके, या यानी कि किसी बिजनेस को अगर थोड़ी सी मदद कर दे और वो बिजनेस नॉर्मल ऑपरेशंस में आ सके तो वो रिपेमेंट भी शुरू कर सकता है। तो ऐसे केसेस में अपग्रेड्स भी पॉसिबल होते हैं। तो रिकवरीज और अपग्रेड्स के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड टीम बिठा के रखी है, कुछ 100 लोगों की, और वो टीम अभी उस पर काफी जोरों से काम कर रही है। पिछले एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उन्होंने कुछ 4,900 करोड़ की कैश रिकवरी की है, जिसमें से अराउंड 1,900 करोड़ तो सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में आए थे। सो ये काफी हेल्दी रिकवरी चल रही है उनकी। उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि हर फाइनेंशियल ईयर, अभी FY22 में भी एडिशनल 5,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा की कैश रिकवरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपग्रेड्स के मामले में भी रिसेंटली फोर्थ क्वार्टर के ड्यूरेशन में ही कुछ 650 करोड़ के लोन्स वो अपग्रेड करने में कामयाब हुए। सो अपग्रेड में भी क्या होता है, वो लोन्स पे ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजनिंग किया हुआ है, अगर वो अपग्रेड होते हैं तो वो प्रोविजनिंग राइट बैक भी हो सकता है। ओके, सो ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पॉजिटिव रहेगा कि अगर ज्यादा लोन्स अपग्रेड हो सके आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले 1-2 साल में। तो मेरे हिसाब से अराउंड 5,000 करोड़ की कैश रिकवरी हर साल अगले कुछ सालों के लिए पॉसिबल है। टोटल स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक जो है वो 60,000 करोड़ का है, काफी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से उसमें से एटलीस्ट 20 से 30,000 करोड़ वो लोग रिकवर करने की उम्मीद रख सकते हैं आने वाले 2 या 3 सालों में। ओके, ऑब्वियसली ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं होता, क्योंकि काफी सारे मामले लीगल, इसमें से लीगल टीम के थ्रू जाते हैं, कोर्ट्स के थ्रू जाते हैं, तो रिकवरी करने को टाइम लग सकता है। लेकिन टोटल 20 से 30,000 करोड़ वो लोग मेरे हिसाब से रिकवर कर सकेंगे 2 से 3 सालों के ड्यूरेशन में। ऑलरेडी 5,000 करोड़ रिकवर हो चुके हैं, अराउंड अनदर 20,000 करोड़ भी वो रिकवर कर सके तो वो उनकी कैपिटल पोजीशन के लिए ज्यादा बूस्ट ही करेगा या पॉजिटिव ही रहेगा। अपग्रेड्स के मामले में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 to 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक जो है वो अपग्रेड होने की कोशिश में रहेगा कि आने वाले 1 से 2 सालों में। सो उसमें से भी अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास का फिगर अगर वो रिवर्स कर सके अपग्रेड्स के थ्रू तो वो भी एक पॉजिटिव ही रहेगा येस बैंक के लिए। सो ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट्स बुक में से 20 से 30,000 करोड़ आने वाले 2 से 3 सालों में अगर वो लोग अचीव कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से बैंक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। वो कैपिटल बाद में वो वापस बिजनेस में यूज कर सकेंगे लोन देने के लिए। अब बात करते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए उसका। तो मेरे हिसाब से FY22 में येस बैंक का जो टोटल इनकम का फिगर है वो 25,000 करोड़ से 28,000 करोड़ के रेंज में एक्सपेक्टेड है। फोर्थ क्वार्टर जो अभी कंप्लीट हुआ फोर्थ क्वार्टर है उसके फिगर्स पे मत जाइए, उसके एक्चुअल जो लोन बुक और डिपॉजिट बुक है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो ग्रोथ चल रही है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि उनका टोटल इनकम जो है वो FY22 में इस रेंज में आने की उम्मीद है। ओके, 25,000 करोड़ से 28,000 करोड़, यानी कि उनका क्वार्टरली जो टोटल इनकम है वो 6,000 to 7,000 करोड़ के रेंज में होगा। ओके, उस बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पूरे साल का अराउंड 7 to 8,000 करोड़ के रेंज में आएगा। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बेसिकली उनके टोटल इनकम में से उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये दोनों चीजें माइनस हो जाती है। ओके, अभी NPA प्रोविजनिंग जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछले इनफैक्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स अगर देखे जाए तो NPA प्रोविजनिंग के फिगर की वजह से येस बैंक लॉस में था। अभी ऑलरेडी उन्होंने मेजर प्रोविजनिंग करके हो चुका है। सो इस साल यानी कि FY22 में NPA प्रोविजनिंग के फिगर्स बहुत बड़े एक्सपेक्टेड नहीं है, इनफैक्ट वो काफी लो रहेंगे। मेरे हिसाब से 2 से 3,000 करोड़ के रेंज में ही NPA प्रोविजनिंग का टोटल फिगर आने की उम्मीद है इस साल, और थोड़े से राइट बैक्स भी होंगे तो उसकी भी मदद हो जाएगी। सो NPA प्रोविजनिंग का फिगर अगर लो रहा तो मेरे हिसाब से येस बैंक जो है वो एक डिसेंट नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि FY22 में हो सकता है 2 से 3,000 करोड़ के रेंज में नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट करे येस बैंक। ओके, सो ये काफी पॉजिटिव ही है सारे शेयर होल्डर्स के लिए।
और उस हिसाब से येस बैंक का जो फेयर वैल्यू मार्केट कैप यानी कि मार्केट वैल्यू उसके शेयर्स की जो है वो मेरे हिसाब से 60,000 to 70,000 करोड़ के रेंज में आने की उम्मीद है। ओके, फेयर वैल्यू, ये मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। ओके, सो 60,000 to 70,000 करोड़ की अगर मार्केट कैप अचीव करनी है तो उसका शेयर प्राइस जो है, याद रखिए येस बैंक का इक्विटी कैपिटल बहुत बड़ा है, 2,500 करोड़ शेयर्स है उसके इक्विटी कैपिटल में। तो अगर हम लोग ये 60,000 to 70,000 करोड़ का जो फिगर है उसको अगर हम 2,500 करोड़ शेयर से डिवाइड करें तो उसका 1 ईयर शेयर प्राइस टारगेट मेरे हिसाब से आता है 24 to 28 रुपीज के रेंज में। ओके, सो ये भी एक काफी हेल्दी ग्रोथ है। करंटली उसका शेयर प्राइस कुछ 13 साढ़े 13 रुपए के रेंज में चल रहा है, तो यहाँ से वो ऑलमोस्ट डबल होने के भी चांसेस है अगले 12 से 18 महीनों में। ओके, सो एक काफी हेल्दी ग्रोथ येस बैंक का शेयर प्राइस दिखा सकता है, प्रोवाइडेड ये ऊपर जो मैंने एस्टिमेट्स आपके सामने रखे उस दिशा में वो प्रोग्रेस करे, और मेरे हिसाब से ये अचीवेबल भी है। ओके, टोटल इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एनपीए प्रोविजनिंग, ये तीन चीजों पे अगर हम नजर रखें और वो अगर काफी डिसेंट फिगर्स दिखा सके आने वाले क्वार्टर्स में, तो हम लोग येस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो इस दिशा में यानी कि 24 to 28 रुपीज के रेंज तक उस दिशा में जाने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 1 साल में या 1.5 साल में। ओके, सो जो भी येस बैंक के शेयर होल्डर्स है वो इन तीन चीज़ों पे ध्यान जरूर रखें आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ज़्यादा एक्साइट मत होइए कोई भी। पिछले टाइम मैंने जब एक अपडेट दिया था येस बैंक का, उस टाइम उसका शेयर प्राइस 13 रुपये या 14 रुपये के रेंज में ही था, और मैंने उसका 22 रुपीज़ का प्राइस टारगेट दिया था 1 साल का, और वो सडनली 2 महीनों में वो शेयर प्राइस 20 रुपये पे पहुंच गया था, और काफ़ी लोग बहुत ही एक्साइटमेंट में और ज़्यादा खरीदने लगे थे। उस वक्त मैंने मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने येस बैंक के खरीदे थे शेयर्स, उनको मैंने सेल रेकमेंड किया था, क्योंकि उस स्पीड से वो डेफिनेटली उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। ओके, 14 रुपये से 20 रुपये तक शेयर प्राइस का जंप 2 महीने में जो आ गया था, उतने स्पीड से तो डेफिनेटली येस बैंक प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो मेरे हिसाब से वो वापस नीचे आना एक्सपेक्टेड था वो शेयर प्राइस, और जैसे वैसे ही हुआ है। और अगर हम लोग रिसेंट अनाउंसमेंट्स देखें तो पिछले रीस्ट्रक्चरिंग या पिछले कैपिटल रेज में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है येस बैंक में, उन्होंने ऑलरेडी मेरे हिसाब से कुछ 20 रुपए के आसपास के प्राइस पे काफी सारे शेयर्स बेच दिए। एक्सिस बैंक ने भी पिछले रिस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया था 10 रुपए के रेंज प्राइस पे, तो उन्होंने भी मेरे हिसाब से पिछले एक क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में काफी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जो भी वो सेल कर सकते थे। बाकी 75% जो शेयर्स है वो 3 साल के लॉक्ड इन रहे हैं, लेकिन जो 25% जो अवेलेबल फॉर सेल थे वो मोस्टली उन्होंने बेच दिए। इवन राइट्स इशू में के दौरान भी जो एडिशनल शेयर्स जिन्होंने खरीदे थे उनमें से भी काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है मेरे हिसाब से 20 रुपए के नजदीक के प्राइस पे। तो बहुत फास्ट जब येस बैंक का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा उस पर ज्यादा एक्साइट मत होइए, सिर्फ इन 3 नंबर्स पे ध्यान दीजिए, टोटल इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एनपीए प्रोविजनिंग। ये 3 नंबर्स अगर कंफर्टेबल में सिचुएशन में रहे तो 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन में 24 से 28 रुपीज का प्राइस हम लोग देखने की उम्मीद रख सकते हैं। ओके।